Okay, so we begin talking about the next topic, that is the emergence of Swarajists, the socialist ideas, revolutionary activities, and other new forces. Genesis of the Congress Khilafat Swarajya Party. Gandhiji got arrested. In March 1922. There was a disintegration, disorganization, and demoralization among nationalist ranks. Obviously, people got demoralized because Gandhiji was taking care of non-cooperation movement very well, but now they were very confused कि अब क्या होगा. So a debate started among congressmen on what to do during the transition period, that is the passive phase of the movement. तो कुछ एक section of society था which was being led by C.R. Das. One section of society was led by Motilal Nehru and Ajmal Khan. They wanted to boycott. ये कहते थे कि एक काम करो, boycott को खत्म कर दो, just cancel it. जो legislative councils का boycott किया है, so that जो nationalists है, they could enter them to expose the basic weaknesses of these assemblies and use these councils as an arena of political struggle to arouse popular enthusiasm. They wanted, in other words, to end or mend these councils. That is, if the government did not respond to the nationalist demands, then they would obstruct the working of these councils. जो कह रहे थे कि एंट्री करो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दे केम टू बी नोन एज द स्वराजिस्ट. इनको हम कहना स्टार्ट हो गए स्वराजिस्ट. While जो अदर थे, the other people who thought, which was being led by C. Rajagopalachari, Sardar Vallabhbhai Patel, this was another group that we are talking about, the second type of group. These were the ones who were talking differently. जैसे Dr. Rajendra Prasad, M. Ansari, they came to be known as the no changers. नो चेंजेस कहते हैं कि काउंसिल एंट्री मत करो, एंड दे एडवोकेटेड कंसंट्रेशन ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कंटिन्यूएशन ऑफ बॉयकॉट एंड नॉन कोऑपरेशन. अब आप समझ जाइए, दो ग्रुप्स बन गए हैं. एक बन गए स्वराजिस्ट और एक बन गए हमारे नो चेंजेस. नो चेंजेस कह रहे हैं बॉयकॉट चलने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो. स्वराजिस्ट कह रहे हैं नहीं, बॉयकॉट को तोड़ो, लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर करो और इनकी वर्किंग को चेक करो कि ये लोग करते क्या थे. स्वराजिस्ट जो है वो चेंज चाह रहे हैं, देखना चाहते कि आगे क्या होगा. नो चेंजेस कहते नहीं, जो जैसा है अभी वैसा ही रहने दो. तो यहां तक आई होप इट्स क्लियर. स्वराजिस्ट हैड देयर ओन रीजंस फॉर एडवोकेटिंग द एंट्री इनटू काउंसिल्स. उन्होंने कुछ फालतू में नहीं बोला, उनके खुद का कुछ रीजंस थे. पहला ये था कि जो काउंसिल में आप एंटर करोगे, इट वुड नॉट निगेट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को निगेट या वीक ऐसा कुछ नहीं करेगी, उनका कहना था. In fact, वो कहते हैं it would be like carrying on the movement through other means, opening a new front. सोचो आपने किसी के घर के बाहर एक ताला लगा दिया, आपने कहा कि इस घर में एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, वो जो घर है इट इज अ सस्पेक्टेड हाउस. यू डोंट नो कि आप उस घर को बंद तो कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि वहां पे कोई सस्पेक्टेड लोग रहते थे. बट एक तरीका वो कहते हैं, स्वराजिस्ट का कहना था, तो ये भी तो है ना कि आप अगर उस बंदे को या उस घर को चेक करना चाहते हो कि उनकी क्या रणनीतियां थी या वो क्या प्लॉट कर रहे थे, तो आपको इस ताले को तोड़ के घर में एंटर तो करना ही पड़ेगा. अगर आप घर में एंटर नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो पर्सन है ये क्या सोच रहा था. तो उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट को तोड़ नहीं रहे हैं, हम बस दूसरे तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. जब तक वो कहते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम है, काउंसिल वर्क वुड सर्व टू एंथ्यूज द मासेस. कुछ ना कुछ काम तो होगा और जो लोग हैं वो भी मोटिवेटेड रहेंगे एंड कीप अप देयर मोरल. एंट्री ऑफ नेशनलिस्ट वुड एंटर द गवर्नमेंट. अगर नेशनलिस्ट एंटर कर जाएंगे असेंबलीज में तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे. दे विल बी डेटर्ड, दे विल बी स्कैर्ड, and from stuffing the council with undesirable elements who may be used to provide legitimacy to government measures. Councils could be used as an arena of political struggle. There was no intention to use the council as organs for gradual transformation of colonial rule. वो ये नहीं कह रहे थे कि काउंसिल को यूज करो कि कॉलोनियल रूल को बेहतर करे, बिल्कुल भी नहीं. प्लीज डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट. काउंसिल रूल को उनको भेजने का पर्सपेक्टिव ये था कि जब आप घर में एंटर करोगे तभी आपको पता लगेगा कि ये सोच क्या रहे हैं. नो चेंजेस के अपने आर्ग्यूमेंट से इनका मानना था दैट पार्लियामेंट्री वर्क वुड लीड टू निग्लेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क. अगर आप पार्लियामेंट्री वर्क करने बैठ जाओगे तो आप असल स्ट्रगल कब लड़ोगे, आप जो लड़ाई करना चाहते हो फ्रीडम की वो कब करोगे.
एंड लॉस ऑफ रेवोल्यूशनरी जील इनटू पॉलिटिकल करप्शन। सीधी सी बात है, एक बंदा है जो अपनी लड़ाई कर रहा है, एक है यूपीएससी का एस्पिरेंट जो कर रहा है अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। अब आप सोचो कि इस एस्पिरेंट को किसी तरह से बैकडोर एंट्री मिल गई और ये गवर्नमेंट के किसी सर्विस के अंदर किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, बट इस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ ही इज बीइंग स्टफ्ड अ लॉट ऑफ मनी, सैलरी, मनी, करप्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो जो इसका मेन पर्पस था एज एन एस्पिरेंट और प्रिपरेशन करना और फिर आगे जाके आईएएस बनना, वो कहीं ना कहीं फेड अवे हो गया, बिकॉज बैकडोर एंट्री से वो एंटर तो कर गया, बट अब वो इन सब चीजों में मिक्सअप हो गया, तो ना वो मेहनत करेगा, ना वो प्रिपेयर करेगा, और ना ही वो अपने ड्रीम की तरफ सीरियस होगा। मतलब अगर रेवोल्यूशनरीज को आप पार्लियामेंट के काम में लगा दोगे तो वो अपना पॉलिटिकल जील खोल देंगे, अपना रेवोल्यूशनरी जील खोकर पॉलिटिकल करप्शन में मिक्स हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव वर्क वुड प्रिपेयर एवरीवन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अगर आप चाहते हो कि घर सच में, घर का जो ताला है वो ना टूटे सिर्फ, बट पूरी लोकेलिटी जहां जहां पे भी लोग सस्पेक्टेड रहते हैं, आप उन सबके घरों में ताले लगाना चाहते हो, तो आपको ये वर्क करते रहना पड़ेगा, आपको लोगों को ढूंढते रहना पड़ेगा और उनके अगेंस्ट मूवमेंट को जारी रखना पड़ेगा। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। दिस वॉज द पर्सपेक्टिव ऑफ नो चेंजेस। अब स्वराजिस का जो मैनिफेस्टो था फॉर इलेक्शन वो क्या था? स्वराजिस ने कहा कि हम इलेक्शन फाइट करेंगे, और 1923 अक्टूबर में इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। स्वराजिस जो मैनिफेस्टो था, इट टुक अ स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिस्ट लाइंस, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था ये बिल्कुल, एंड देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट दे केप्ट फॉरवर्ड। जैसे पहला ये था कि जो गाइडिंग मोटिव था ऑफ ब्रिटिश इन गवर्निंग इंडिया ले इन सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। उनका ये कहना था उनके पहले मैनिफेस्टो में कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इसीलिए आए थे क्योंकि वो अपनी सरकार के मोटिव्स को पूरा करना चाहते थे, इसीलिए वो कहते कि हम चाहते हैं कि इंडिया जो है अपने इलेक्शन खुद लड़े। So-called reform were only a blind to further the said interest under the pretense of granting a responsible government. आपको याद हो गया कि जो मंटाग्यू चेमफोर्ड रिफॉर्म थे, तो मंटाग्यू ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट का रूल हम जरूर देंगे, बट ये सब फालतू की बातें थी, क्योंकि जो रियल ऑब्जेक्टिव था वो था टू कंटिन्यू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कंट्री बाय कीपिंग इंडियंस परमानेंटली इन अ सबसर्विएंट पोजीशन टू ब्रिटेन। Then Swarajis would present the nationalist demand for self-government in the councils. Then, if this demand was rejected, they would adopt a policy of uniform, continuous, consistent obstruction within the councils to make governance through councils impossible. And councils would thus be wrecked from within by creating deadlocks on every measure. गांधी जी का एटीट्यूड, गांधी जी ने इनिशियली अपोज किया स्वराजिस को प्रपोजल ऑफ काउंसिल एंट्री। उन्होंने कहा क्या करोगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर, अपना चुपचाप बैठो और बॉयकॉट की मूवमेंट को कंटिन्यू करो। बट आफ्टर ही गॉट रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑन द हेल्थ ग्राउंड इन फेब 1924, he gradually moved towards a reconciliation with Swarajis. He felt कि जो पब्लिक ऑपोजिशन है टू द प्रोग्राम ऑफ काउंसिल एंट्री वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। हो सकता है उन्होंने कहा कि ये जो टेक्निक है ये काम आ जाए, बैकडोर एंट्री करके हो सकता है लेटरल एंट्री से तुम सिविल सर्वेंट अच्छे बन जाओ, डायरेक्टली तो तुम कर नहीं पा रहे। तो नवंबर 1923 में वो होता है ना कि बेटा अगर आईएएस नहीं बन रहे हो तो पीसीएस ही कर लो, तो बस ऐसा ही कुछ हो रहा था यहाँ पे। एंड नवंबर 1923 इलेक्शन, Swarajis had managed to win 42 out of 141 elected seats. ये जी इन्होंने सीटें पाली, and a clear majority in the provincial assembly of central provinces. पूरी मेजोरिटी से जीत गई। वही काम हुआ कि बेटा आईएएस बनने चला था, बन गया पीसीएस ऑफिसर, बन तो गया, चलो 10 साल बाद प्रमोट हो जाएगा, कोई बात नहीं। In legislatures in cooperation with the liberals and independents like Jinnah and Malviya, they won a majority. वहां मेजोरिटी जीत ली उन्होंने। तो अब जो नो चेंजेस थे, जो बोलते थे कि नहीं बॉयकॉट जो है उसको तो नहीं हटाएंगे, बॉयकॉट तो रहना ही चाहिए, तो इन्होंने क्या किया? They did some constructive work. The no changes devoted themselves to constructive work that connected them to the different section of the masses. इन्होंने बोला देखो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग आश्रम खोलेंगे। आश्रम sprang up where young men and women worked among tribals and lower caste. इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं लोगों की मदद करना, वनरेबल सेक्शन की मदद करेंगे, स्पेशली खेदा बरदौली एरिया ऑफ गुजरात में। और इन्होंने चरखा और खादी को प्रमोट किया, क्योंकि आपको याद है नो चेंजेस वर द सपोर्टर्स ऑफ बॉयकॉट।
तो ये अभी भी वहीं पे है, ब्रिटिशर्स के गुड्स नहीं यूज करने, इंडियन गुड्स यूज करने, तो दे वर प्रमोटिंग खादी एंड चरखा. Then इन्होंने national schools and colleges they were set up where students were trained in a non-colonial ideological framework. और काफी सारा काम इन्होंने किया अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में, विच वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जहां इन्होंने अनटचेबिलिटी को हटाया, फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट किया, एंड लिकर का, एंड फॉर फ्लड रिलीफ आल्सो. बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क इस वे में किया गया दैट दे सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एज एक्टिव ऑर्गेनाइजर. आपको याद है कि हमने ये अभी डिस्कस किया है कि अगर मूवमेंट को जारी रखना है तो घरों में ताले लगाने पड़ेंगे उन सब सस्पेक्टेड लोगों के जिन्हें आप अरेस्ट करना चाहते हो. वो काम ये कर रहे थे. दे वर कीपिंग कांस्टेंट चेक ऑन हु वाज द what was the next problem and how to sort out that problem. तो इसी कारण आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम इनके कंट्रीब्यूशन हम नहीं भूल सकते. 1920 में ना ही ये, but there were other kind of forces which were coming forward and spreading, like Marxism and socialist ideas got spread. Karl Marx के ideas तो आप जानते हो, dialectical materialism, historical materialism, classless society. Karl Marx talks about two types of classes, class in itself and class for itself. He talks about haves and have-nots. कि सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं जिनके पास मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं और एक होते हैं जिनके पास नहीं होते. He calls them as bourgeois and proletarians. This is a part of your optional, so we can discuss that later. Anyways, and socialistic ideas. इंडियन यूथ जो है वो अब जग गई, उन्हें लगा नहीं अब हमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए. पीसेंट एजिटेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले भी हो रहा था, बट यहाँ पे भी पीसेंट एजिटेशन स्टार्ट हो गया. ट्रेड यूनियनिज्म, ट्रेड यूनियंस मतलब जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने यूनियन बनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि सारा ट्रेड ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले रखा था. अलग अलग कास्ट की मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म विद अ टिल्ट टुवर्ड सोशलिज्म. तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे, एस्पेक्ट्स थे which were being started or which were being promoted, or the new forces were coming up during this period. Now I'm going to talk about the next important aspect, that is the revolutionary terrorism. देखो इस टर्म पे बहुत डिबेट छिड़ी है जब आप देखते हो न्यूज चैनल्स, एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में कि क्यों आप रेवोल्यूशनरी टेररिज्म वर्ड यूज करते हो. तो लेट मी टेल यू कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म एक आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग का तरीका है बेसिकली, जिसे फोकस किया गया हिस्ट्री की बुक्स के अंदर. बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इसके ऊपर न्यूज के अंदर, बट देन वी आर गोइंग थ्रू व्हाटएवर हैज बीन रिटन इन द मेजर बुक्स. व्हाई रेवोल्यूशनरी टेररिज्म? देखो, सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब एकदम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हट गई, जिसके लिए लोगों ने इतने बड़े बड़े सपने सोचे थे, तो इन्होंने क्वेश्चन कर दिया द बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ नेशनल लीडरशिप कि क्या हम सही डायरेक्शन में चल भी रहे हैं कि नहीं. तो पंजाब, यूपी, बिहार में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी was formed in 1924 by राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सन्याल. इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम अपनी एक अलग सी पार्टी बनाते हैं, अपना अलग ग्रुप बनाते हैं, which is called as HRA. Kakori robbery 1925 was conducted by Bismil, Ashfaqullah Khan, Roshan Singh and Rajendra Lahiri, and they were hanged. There were a lot of incidences which come when we talk about the revolutionary activity during the 1920s. अब हुआ ये कि उस टाइम पे ये पुराना इंसिडेंस वापस से दोहराया गया कि ब्रिटिशर से आजाद होने के लिए इनके कम पॉपुलर लीडर्स को या इनके ही लीडर्स को मारो, इनके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंको और एक्शन लो अगेंस्ट दीज ब्रिटिशर्स. तभी जाके इनके कान के पर्दे खुलेंगे और इनको समझ में आएगा कि दे हैव टू लीव आवर कंट्री. तो HRA टू HSRA कैसे बना? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. HSRA वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. बेसिकली काकोरी रॉबरी हुई थी 1925 में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन था ये ऑफ द HRA. इट वाज द काकोरी रॉबरी. Men were held up to or up the 8 down train at Kakori, an obscure village near Lucknow. और यहाँ पे इन्होंने लूटपाट की उसके रेलवे के अंदर, और रेलवे का जो कैश था वो चुरा लिया. Government had cracked down after the Kakori robbery, led to arrest of many of them. 17 लोगों को जेल में भेजा गया, 4 को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया फॉर लाइफ, एंड 4 लोग बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी ने they were being hanged. तो काकोरी proved to be a setback.
अब HSRA कैसे आई और इसका जन्म कैसे हुआ है वो हम बात करते हैं. देखिए, now they decided to work under the collective leadership and adopted socialism as its official goal. इन्होंने कहा कि अब हम socialism को गोल लेके चलेंगे. HRA manifesto published in Revolutionary stood for the abolition of all system which made exploitation of man by man possible. वो कहते हैं अगर एक इंसान दूसरे इंसान का किसी भी तरह से इस्तेमाल करता है तो उसे खत्म किया जाए, ऐसा नहीं चलना चाहिए. Bhagat Singh moved from ideology of individual heroic action to Marxism and the belief that popular broad-based movements alone could lead to a successful revolution. अगर आप एक मूवमेंट को लंबे समय तक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लेके जाएंगे तभी सक्सेसफुल रेवोल्यूशन होगा. पंजाब नौजवान भारत सभा formed an open wing of revolutionaries to carry out political work amongst masses. और सॉन्डर्स का जो मर्डर था लाहौर 1928 में to avenge the death of लाला लाजपत राय in anti-Simon Commission protest. Then there was Central Legislative Assembly 1929 which was being bombed, और Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt who had done this against the Public Safety Bill and Trade Dispute Bill. They contained the civil liberties of citizens and workers, so the bombing of Central Legislative Assembly took place. These were certain type of big events which took place, which had led to the rethinking of the ideological setup and at the same time, the kind of changes that were taking place. In Bengal, Surya Sen, Chittagong Army Raid 1930. Basically, it raided Chittagong under the banner of Indian Republican Army, Chittagong branch. Large-scale participation. Now, as we know, women were very active. So if there's a question that is asked, this has been already asked in UPSC many a times, that what has been the role of women in the national movement or pre-independence or during independence, etc. So large participation of young women under Surya Sen, Preeti Lata Vadedar, Kalpana Dutt, they got arrested and tried along with Surya Sen. Santi Ghosh and Suniti Chanderi shot the DM Veena Das and shot governor in 1932. Anti-Simon Commission upsurge took place in 1927. So this is also called as the Government of India Act of 1919 basically, जिसके अंदर जो प्रोविजन था कि जो कमीशन है इट वुड बी अपॉइंटेड आफ्टर 10 years टू इन्वेस्टिगेट प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम, कि सरकार काम कैसे कर रही है उसकी प्रोग्रेस के ऊपर एक कमीशन बनाई जाएगी to investigate the progress of governance and suggest new step for further reforms. अब ये साइमन कमीशन थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस टाइम. Now, announcement was made on 8th of November 1927 to set up an all-white 7-member Indian statutory commission to recommend whether India was ready for further constitutional progress and on which lines. क्या हिंदुस्तान further constitutional progress के लिए ready है कि नहीं है. And then there was another proposal which was sent. Basically उस टाइम पे इंडिया का रिस्पॉन्स काफी अलग था. साइमन कमीशन के टाइम पे इंडिया का रिस्पॉन्स साइमन कमीशन का ये था that what had actually brought a lot of anger to Indians because most was the exclusion of Indians. उन्होंने कहा आप इंडियंस को तो इंक्लूड कर नहीं रहे हो तो आपका क्या फायदा ऐसी कमीशन बनाने का जो हमारी वर्किंग या इंडिया में क्या गवर्नेंस हुई है उसके ऊपर चेक करेगी. कांग्रेस ने कहा कि देखो, मद्रास सेशन कांग्रेस का था 1927 के अंदर. उस मीटिंग में अंदर द प्रेसिडेंसी ऑफ M.A. अंसारी उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे कमीशन का एट एवरी स्टेज एंड एवरी फॉर्म. Meanwhile, Nehruji succeeded in getting a snap resolution passed at the session. बाकी जो ग्रुप्स थे उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, पब्लिक रिस्पॉन्स अलग था. तो दिल्ली प्रपोजल 1927 का आगे आया. There were few demands which were put. Following demands were made. पहला, Muslims should be given 1/3 reservation in central provinces. जो मुस्लिम्स है उनको 1/3 reservation दी जानी चाहिए सेंट्रल प्रोविंसेस में. सेकेंड, जॉइंट इलेक्टोरेट्स इन प्लेसेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड हुई थी उन्होंने कहा इसके कॉन्टेक्स्ट में आप जॉइंट इलेक्टोरेट्स दे दो हमें, बात ही खत्म. विद रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम्स और रिजर्वेशन इन पंजाब एंड बंगाल अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन. जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से आप हमें रिजर्वेशन दे दो उनकी. 3 नई प्रोविंसेस बनाई जाए, सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब. ये उनकी डिमांड थी कि ये नई 3 प्रोविंसेस बनाई जाए और जो रेजिडुअल पावर है वो प्रोविंसेस को दे दी जाए सारी.
मोतीलाल नेहरू की एक रिपोर्ट आई थी जिसे हम बहुत फेमसली बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि रिकमेंडेशन जो है टू ब्रिटिश इंडिया, एंड ही सेड दैट अ फ्यूचर लिंक अप ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद प्रिंसली स्टेट ऑन अ फेडरल बेसिस शुड बी देयर। उन्होंने कहा सारी बातें छोड़ो, भूल जाओ बाकी सब कुछ जो भी तुमने मांगा था पहले, हम डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं कि हमें एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, कि हम खुद से गवर्न करेंगे, which is desired by Indians much to the chagrin of younger militant section, Nehru being the prominent among them. उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट कर दो, बिल्कुल रिजेक्ट कर दो, कोई जरूरत नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, जॉइंट इलेक्टोरेट आएगा विद रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स वेयर दे वर इन माइनॉरिटी एंड नॉट इन मेजॉरिटी एरियाज। जैसे जहां पंजाब और बंगाल में अगर मेजॉरिटी में तो वहां जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की, और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। ये डिमांड थी नेहरू रिपोर्ट की, रिकमेंडेशंस थी। इन्होंने ये भी मांगा था कि देयर शुड बी अ फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्सेज वर वेरी डिफरेंट। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये समझने की जरूरत है कि इनकी रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, स्टेट को धर्म से बिल्कुल ना जोड़ा जाए, एक तरह से सेकुलरिज्म के आइडिया की बात की जा रही थी। एक यूनिटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, रेजिडुअल पावर्स जो होनी चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू एंड बोस रिजेक्टेड द गोल ऑफ डोमिनियन स्टेटस एंड जॉइंटली सेट अप द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाएंगे और हम चाहते हैं स्वराज, हम चाहते हैं इंडिपेंडेंस। व्हाई आर यू गिविंग अस दिस आइडिया? सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्सेज वर बीइंग प्रेजेंटेड इन द दिल्ली प्रपोजल। जैसे मैंने आपको बताया, on the contrary there was a Hindu Mahasabha. इनकी डिमांड्स अलग थी। हिंदू महासभा was vehemently opposed to the proposal for creating new Muslim majority provinces. इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, strictly unitary structure होना चाहिए, and attitude of Hindu Mahasabha was complicated in different matters. यहाँ पे वही जॉइंट इलेक्टोरेट्स और इन सब चीजों के बारे में बात की गई, बट इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, दोज वर द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। वी ऑल्सो कॉल देम जिन्ना 14 पॉइंट्स। व्हाट वाज द प्रपोजल ऑफ जिन्ना एंड व्हाई ही वांटेड टू इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट? लेट अस जस्ट वेरी क्विकली अंडरस्टैंड। So first point Jinnah put forward was कि there should be a federal constitution. Residuary powers should be in the hands of the provinces. Second, उन्होंने कहा कि provinces के पास अपनी autonomy होनी चाहिए. Thirdly, उन्होंने कहा no constitutional amendment by center without concurrence of states constituting the Indian Federation. कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो आज आप देख ही रहे हो जो हमने एक्सेप्ट भी की है. All legislatures and elected bodies to have adequate representation of Muslims in every province without reducing a majority of Muslim in a province to a minority or equality. Adequate representation to Muslims. 1/3 Muslim representation in central legislature. In any cabinet at the center or in the provinces, 1/3 to be Muslims. Separate electorates. No bill or resolution in any legislature to be passed if 3/4 of a minority community consider such a bill or resolution to be against their interest. Then any territorial distribution, कोई भी territory का अगर redistribution करने की कोशिश होगी,
it should not affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and northwestern frontier of Punjab. यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए मुस्लिम पॉपुलेशन पे. साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ सिंध, सिंध का जो एरिया है वो बॉम्बे से बिल्कुल अलग होना चाहिए. फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल communities and protection of Muslim rights in religion, culture, education and language. So Nehru report जो थी, it was found unsatisfactory, and not only were the Muslim League, the Hindu Mahasabha and the Sikh communalists unhappy about the Nehru report, but जो younger section of Congress थे, which were being led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they were also angered at this time. Younger section regarded the idea of dominion status in the report as a step backward. उन्होंने कहा ये तो हम पीछे चले गए आगे जाने के बजाय, जितनी भी मेहनत की तो बेकार होगी. So Nehru and Subhash Chandra Bose rejected the Congress modified goal and jointly set up the Independence for India League. And with this, we come to the end of this topic and this chapter as well, which is about the Nehru report, the Simon Commission and the Nehru report. So basically, we've done 2 chapters on a continuity basis over here. After this, we did emergence of Swarages, socialistic ideas, and with this we've also completed this chapter of the Simon Commission and the Nehru report. We will be continuing with the next topic in the next video. Thank you so much and take care.